हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर जो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत में जो है गवर्नर जनरल से लेकर के बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, उसके बाद अंतिम में जो है वायसराय बनते हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वायसराय से संबंधित टॉपिक चल रहा है, जिसमें एक क्लास मैंने पहले करवा चुका हूँ। एक क्लास वायसराय का पहले हो चुका है। जैसा कि टोटल अगर वायसराय की बात की जाए तो टोटल 21 वायसराय भारत में बनते हैं। कितने? ब्रिटिश गवर्नमेंट के टोटल 21 वायसराय जो है भारत में जो है कार्यभार ग्रहण करते हैं और अपना जो है कार्यकाल पूरा करते हैं। तो उसी कार्यकाल के दौरान भारत में घटित प्रमुख घटनाओं के बारे में जिससे क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपरों में, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उनके कार्यकाल से जो है रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और उनके समय में जो भी प्रमुख चीज़ें घटी है भारत में, उनके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो उन्हीं का जो है आज मैं यहाँ पे क्लास लेके आया हूँ। तो पहला क्लास में हम कितने तो 7 वायसराय के बारे में, कितने 7 वायसराय के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब 7 से आगे का जो है वायसराय का क्लास आज के इस अति में यानी दूसरे वीडियो में होगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का जो है ये वीडियो यानी इस क्लास का जो है क्या किया जाए, श्री गणेश किया जाए। ये सब चीज़ मैंने आपको पहला क्लास में बता दिया हूँ कि बंगाल का गवर्नर जनरल का कार्यकाल कब से कब तक, तो 1773 से लेकर के 1833 ईस्वी तक। फिर 1833 से लेकर के 1856 ईस्वी तक कौन बनते हैं, तो भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। और 1856 से लेकर के 1947 नहीं, इसे एक साल और, क्योंकि 1948 तक जो है भारत में गवर्नर जनरल रहता है। तो एक वर्ष जो लास्ट के रहते हैं वो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, श्री राजगोपालाचारी। तो ऐसे अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात की जाए तो 1856 से लेकर के 1947 तक ही भारत के वायसराय का कार्यकाल रहता है। क्लियर है? 1858 का एक्ट आता है। 1858 का एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिससे ये पारित हो जाता है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, भारत का वायसराय कर दिया जाता है। और भारत का जो है वायसराय, इसकी नियुक्ति कौन करता था, तो इसकी नियुक्ति डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती थी। ये सब बातें मैंने आपको अगले क्लास में भी जो है करवा दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वायसराय की बात करें तो टोटल कितने 21 वायसराय बन करके आते हैं, 21 वायसराय बनते हैं। और अंतिम जो रहते हैं श्री राजगोपालाचारी, ये क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है स्वतंत्र भारत के वायसराय रहते हैं। हमने यहाँ पर किसके बारे में बात कर लिया है, लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात हो गया है। लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बारे में क्लास में समझा चुका हूँ। सर जॉन लॉरेंस के बारे में हो गई है, लॉर्ड मेयो के बारे में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में हो गया, लॉर्ड लिटन के बारे में हो गया है और लॉर्ड रिपन के बारे में हो गया है। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं, आज भी हम कितने तो 7 वायसराय का जो है पूरा कार्यकाल, यानी अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको वायसराय से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सिर्फ अंतिम तक वीडियो में बने रहें, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने का मैं प्रयास करूँगा और आशा और उम्मीद है कि आपको वो चीज़ समझ में भी आएगा। तो चलिए आज जो हम जिसका डिस्कस करने वाले हैं, किनका करेंगे, सबसे पहले होगा लॉर्ड डफरिन का, उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन का करेंगे, उसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल के बारे में बात करेंगे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में, लॉर्ड हार्टिंग द्वितीय के बारे में और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में। तो इन सारे वायसरायों का जो है आज संबंधित यहाँ पे क्लास आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉर्ड डफरिन की। लॉर्ड डफरिन जो है 8वें नंबर के वायसराय बने थे। कब, कितने नंबर के, 8वें नंबर के वायसराय कौन बने थे, लॉर्ड डफरिन। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1884 में ये वायसराय बनते हैं और 1888 ईस्वी तक ये वायसराय के पद पर काबिज रहते हैं। कब से कब तक, 1884 से 1888, यानी 4 ईयर्स, 4 साल के लिए ये वायसराय बनते हैं। कौन, लॉर्ड डफरिन, 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी में। इनके समय में अगर प्रमुख घटनाओं की बात की जाए कि इनके समय में इनके द्वारा कौन सी जो है कार्य किए गए, या इनके जब ये वायसराय थे तो भारत देश में कौन से प्रमुख घटनाएं घटी हैं, उन बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें क्या हुआ था, 1885 ईस्वी में। कब, 1885 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट, कौन सा,
टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। किनके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1885 ईस्वी में। अगली बात की जाए तो इन्होंने एक लेडी डफरिन फंड का भी जो है स्थापित किया था। क्या? लेडी डफरिन फंड का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया था 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में ही क्या किया था? बर्मा को जो है इन्होंने अंग्रेजी सत्ता में यानी अंग्रेजी शासनकाल में अपने आप में मिला लिया था। यानी बर्मा को भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया था। उसके बाद क्या हुआ था? 1885 ईस्वी में काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना थी ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। उस समय भारत के वायसराय कौन रहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डफरिन। क्लियर है? आगे क्या होता है? 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। किसकी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में होता है। क्लियर है? कब होता है? 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे बार बार जो पूछा जा सकता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनती है। कब? 1885 में गठन होता है इसका। और उस समय वायसराय कौन रहते हैं? तो लॉर्ड डफरिन रहते हैं। क्लियर है? लेडी डफरिन फंड जो है इसका जो है स्थापना इसको कौन स्थापित करते हैं? तो लॉर्ड डफरिन ही स्थापित करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर के वायसराय के बारे में देख लें। अगले जो है वो है लॉर्ड लैंसडाउन। अगला जो हम बात करेंगे लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनका अगर कार्यकाल की बात कर ले तो इनका कार्यकाल 1888 से लेकर के 1894 ईस्वी तक रहता है। यानी कितने साल के लिए बनते हैं? ये पहले वायसराय बने हैं जिनका कार्यकाल अभी तक में 6 वर्षों का रहा है। कब से कब तक? 1888 से लेकर के 1894 ईस्वी तक। इनके समय में अगर प्रमुख घटनाओं की बात की जाए या इनके द्वारा प्रमुख कार्यों की बात की जाए तो सबसे पहले क्या हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स। कौन? प्रिंस ऑफ वेल्स जो है दूसरी बार 1889 ईस्वी में इन्हीं के कार्यकाल में भारत आए थे। कौन? प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बार भारत कब आए? 1889 ईस्वी में आए। और किनके कार्यकाल में आए? तो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में आए थे। क्लियर है? अगला अगर बात कर ले तो दूसरा फैक्ट्री एक्ट भी पारित किया गया। कब? 1891 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। अगला जो होता है वो इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया जाता है जिसके द्वारा भारत में निर्वाचन सिद्धांत का जो है प्रारंभ होता है। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित किया जाता है? 1893 ईस्वी में। उस समय भारत के वायसराय कौन रहते हैं? तो लॉर्ड लैंसडाउन जो है उस समय भारत के वायसराय रहते हैं। और ये इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा ही भारत में एक तरह से निर्वाचन प्रणाली की कहा जाए कि एक तरह से शुरुआत रखा जाता है, न्यू रखा जाता है। क्लियर है? अगला अगर बात कर ले तो 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा निश्चित होती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा किस वायसराय के कार्यकाल में निश्चित होती है? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। और कब होता है? तो वर्ष 1893 ईस्वी में। कब? 1893 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है डुरंड रेखा जो है उसे निश्चित किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला देख लें। अगले नंबर पे आते हैं यानी 10वें नंबर के वायसराय कौन बने? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। कौन? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इनकी अगर कार्यकाल की बात कर ले ये कब से कब तक वायसराय रहते हैं? तो ये 1894 से लेकर के 1899 तक। कब? 1894 से लेकर के 1899 तक ये भारत के वायसराय रहते हैं। इन्होंने जो एक घोषणा या कहा जाए कि वक्तव्य कहा था, किसने क्या कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और इसी के बल पर जो है इस पे हम अपने अधीन रखेंगे। यानी भारत को हमने अपनी शक्ति, अपनी जो है कहा जाए कि सामरिक शक्ति के बल पर इसे लूटा है, अपने तलवारों के दम पे इसे जो है कब्जा किया है और उसी बल पर हम इस पे शासन करेंगे। ये कहना किसका था? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का।
यहाँ है भी कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अपने अधीन रखेंगे। ये वक्तव्य किस वायसराय का था? तो वो उनका नाम था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अगले जो है अगला पॉइंट अगर बात की जाए, इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में ही हुआ था। इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1897 ईस्वी में। कब हुआ? 1897 ईस्वी में होता है। और उस समय भारत के वायसराय कौन रहते हैं? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय रहते हैं। क्लियर है? इन्हीं के कार्यकाल के समय स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी जो है वेल्लूर में, कहाँ पे? वेल्लूर में जो है रामकृष्ण मिशन और मठ की जो है स्थापना करते हैं। वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद कब करते हैं? और उस समय भारत के वायसराय कौन रहते हैं? तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। और ये 1857 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना की जाती है। तो इनके कार्यकाल में ये 2-3 पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की बात कर ले तो इनका कार्यकाल जो था 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक का। 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक ये भारत के वायसराय रहते हैं। और इनका जो अगर प्रमुख बातें कर रहे हैं, इनके समय में प्रमुख घटी घटनाओं या इनके द्वारा स्थापित कार्यों को के बारे में जो अगर हम चर्चा कर लें तो सबसे पहला इन्होंने क्या किया था? एक अकाल आयुक्त 1890 ईस्वी में इन्होंने एक अकाल आयुक्त की नियुक्ति की थी। उसके बाद क्या हुआ था कि 1901 ईस्वी में सरकालीन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का भी गठन किया गया था। सिंचाई आयोग का गठन किस वायसराय के कार्यकाल में किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। सिंचाई आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1901 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1901 ईस्वी में किया गया था। 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग की भी नियुक्ति की गई थी। पुलिस आयोग की भी नियुक्ति की गई थी और जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर एंड्रयू फ्रेजर। कौन? सर एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की नियुक्ति भी कब? 1902 ईस्वी में की गई थी। 1903 ईस्वी में CID यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का भी स्थापना हुआ था। कब हुआ था? CID का स्थापना, CID की स्थापना 1903 ईस्वी में। तब जो है भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। क्लियर है? 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग का गठन। 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किनके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला देख ले, लॉर्ड कर्जन के और कुछ प्रमुख जो है पॉइंट जो है उस पर भी बात कर लें। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में क्या किया था? इन्होंने सहकारिता विभाग के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। किनको? लॉर्ड कर्जन को जो है सहकारिता विभाग के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। 1900 ईस्वी में इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही हुआ था। और 1905 ईस्वी में बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। क्लियर है? अगला अगर देख ले, अगला नाम आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक जो है ये भारत के वायसराय रहते हैं। इन्हीं के समय में 1906 ईस्वी में, कब? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906 ईस्वी में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906 ईस्वी में ही कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। कब? 1906 ईस्वी में ही कोलकाता में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी में जो है स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा
थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता की जाती है। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा 1907 ईस्वी में की जाती है। 1908 ईस्वी में प्रेस एक्ट लागू किया जाता है। 1908 ईस्वी में क्या किया जाता है? प्रेस एक्ट लागू किया जाता है। और अंतिम में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी किनके? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में ही पेश किया जाता है। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में जो प्रमुख घटनाएं हुई थी हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया था। क्या हुआ था? 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 ईस्वी में ही कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है अध्यक्षता की गई थी। 1908 ईस्वी में प्रेस एक्ट लागू किया गया था और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी 1909 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में ही पेश किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला देख लें। अगला है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनका जो कार्यकाल रहता है, इनका कार्यकाल 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी तक। इनके समय की अगर बात की जाए तो 1910 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय की मृत्यु और हो जाती है एवं जॉर्ज पंचम जो है राज्याभिषेक होता है। यानी इनके कार्यकाल में क्या होता है? एडवर्ड तृतीय यानी उस समय के एडवर्ड तृतीय जो ब्रिटेन में जो है राजा रहते हैं, उनकी मृत्यु 1910 ईस्वी में हो जाता है और उसके बाद जॉर्ज पंचम जो है क्या करते हैं? वो जो है राज्य को अपने आप अधीन कर लेते हैं। 1911 ईस्वी में तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है। 1911 ईस्वी में तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है और इस दिल्ली दरबार में ये जो है क्या किया जाता है? एक फैसला लिया जाता है जिसमें देश की राजधानी को कोलकाता से कहाँ? दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है। यानी 1911 के बाद जो भारत देश की राजधानी कोलकाता थी उसे बदलकर अब जो है दिल्ली कर दिया जाता है। और किस में किया जाता है? 1911 ईस्वी में दिल्ली में जो है क्या था? तीसरा दिल्ली दरबार लगता है, उसी में यह फैसला लिया जाता है। 1911 ईस्वी में भारत की पांचवी जनगणना 1911 ईस्वी में इन्हीं के कार्यकाल यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में संपन्न होता है। 1912 ईस्वी में दिल्ली को प्रांत बनाने का घोषणा किया जाता है। 1912 ईस्वी में दिल्ली को प्रांत बनाने की घोषणा की जाती है। 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिलता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिलता है। कब मिलता है? 1913 ईस्वी में। इन्हीं के समय 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध होता है और 1915 ईस्वी में गांधी जी का आगमन भारत में होता है। तो ये सारी प्रमुख घटनाएं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में घटित हुई थी। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित कब होता है? तो 1911 ईस्वी में। कब होता है? 1911 ईस्वी में। गांधी जी भारत कब आते हैं? 1915 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। तब भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्लियर है? आगे बढ़े। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में और बात कर ले कि 1915 ईस्वी में दो राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज मेहता की मृत्यु इन्हीं के कार्यकाल में होती है। कब? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में ही गांधी जी 1915 ईस्वी में ही गांधी जी जो है भारत वापस आते हैं और उसी वर्ष दो महान राष्ट्रवादी नेता रहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज मेहता। इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। 1916 ईस्वी में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा कब किया जाता है? तो 1916 ईस्वी में की जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड।
लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल की बात कर ले तो 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक, कब से कब तक, 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है भारत के वायसराय के पद पर काबिज रहते हैं। इन्हीं के समय में क्या हुआ था, होम रूल लीग का गठन किया गया था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग का जो है गठन किया गया था। किनके द्वारा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। 1916 ईस्वी में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कर्वे के द्वारा किया गया था। 1916 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कर्वे के द्वारा की गई थी। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित होता है और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही होता है। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी आपको लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही देखने को मिलता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें याद करने के लिए कि होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा होता है। 1916 ईस्वी में पुणे में महिला विश्वविद्यालय का गठन स्थापना किया जाता है डीके कर्वे के द्वारा। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास होता है और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद खिलाफत और असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही होता है। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहला क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमने कितना 7 वायसराय के बारे में पढ़ लिया था और सेकंड में भी हमने कितना पढ़ लिया है, 7 पढ़ लिया है। तो टोटल हो गए 14 और वायसराय की संख्या है 21, यानी अब जो बाकी 7 बचे हैं इन्हें हम पढ़ेंगे थर्ड वाले में, यानी कल जो हमारा क्लास होगा उसमें रेस्ट के 7 जो बचे हैं वायसराय उनके बारे में हम वहाँ पर जो है चर्चा करेंगे। इसलिए लंबा क्लास नहीं लेता हूँ ताकि आपको पढ़ने में बोर फील नहीं हो और इजी वे में छोटा छोटा जो है पार्ट करके आपको समझ में भी आ जाए। आशा और उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्लास लेकर के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।